हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारा लीगल स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि नोट मेकिंग कैसे नोट्स हमें कैसे बनाने चाहिए। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम, इग्नू का एग्ज़ाम और किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके खुद के जो नोट्स हैं, जो आप हैंड रिटन नोट्स तैयार करते हैं, जो बनाते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी सक्सेस में। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, जो टॉपर्स होते हैं और हम में सिर्फ एक थोड़ा सा अंतर होता है कि टॉपर जो गोल्ड मेडलिस्ट जो लोग होते हैं वो प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ के साथ पढ़ते हैं, और हम लोग हैं, हम कुछ भी पढ़ते हैं, अननेसेसरी भी पढ़ेंगे, ना हमें प्रोसेस पता है, ना हमारी कोई स्ट्रेटजीज़ होती है, इसलिए हम पीछे हैं। तो मैं आज आपको सिंपल कुछ 2 से 3 स्टेप बताऊंगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स आपके सक्सेस के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ये बिल्कुल आप करके देखें, आपको खुद में इस चीज़ का अनुभव फ्रेंड्स होने लगेगा धीरे धीरे। अभी मैं पहले इग्नू के मटेरियल पे आने से पहले जस्ट एक छोटा सा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखो फ्रेंड्स, हम लीगल फील्ड में हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़नी भी होती हैं, ताकि जब भी हमारा कोई कोर्ट में केस जब चल रहा होता है तो वहाँ पे हमें जज के सामने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कोट करना होता है। तो अभी ये सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 216 पेज की, और ऐसे फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 216 नहीं 500 पेजेस की भी जजमेंट होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी जजमेंट भी होती हैं। तो इसको हम कैसे इम्पोर्टेंट हम अपने काम की चीज़ें निकालें और कैसे फिर फर्दर हम इसको अपने जब हिसाब से कोर्ट के सामने इसको कोट कर सकते हैं, ये कैसे होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स सिंपल 2 से 3 स्टेप हैं कि पहली बात तो ये जजमेंट समझ आनी चाहिए। दूसरी चीज़, इस जजमेंट को हमें 216 पेज की है तो इसको हमें पहले अपने कुछ क्रीम फॉर्म में लेके आना चाहिए, और उसको भी फिर फर्दर बिल्कुल एक और क्रीम फॉर्म में हमें तैयार करना होगा, ताकि वो लास्ट मोमेंट पे हमें वो चीज़ें याद रहें। तो उसी तरीके से इन्हीं 3 स्टेप को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब इग्नू मटेरियल पे हम चलते हैं। BPSC 105 हमारा कोर्स है, उसमें है नेचर, स्कोप एंड यूटिलिटी ऑफ द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द पॉलिटिक्स। अब इग्नू का मटेरियल फ्रेंड्स आप सभी को पता है कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें नहीं पता लगता कि क्या एग्ज़ाम में के लिए ज़रूरी है, और काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी दी हुई होती हैं, कुछ चीज़ें रिपीटेशन में भी होती हैं, रिपीट की हुई होती हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि पहला स्टेप क्या है, सेम पहला स्टेप है फ्रेंड्स की यूनिट हमें समझ आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको लेक्चर बना के देता हूँ, आप लेक्चर सुनते भी हैं, और आपने खुद में अनुभव किया होगा कि आपने फर्स्ट टाइम लेक्चर सुना तो एटलीस्ट आपको 50% लेक्चर में समझ चीज़ें आ जाती होंगी। अगर आप उसको 2 बार 3 बार सुनेंगे तो आपको 50-60% ईजीली आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप एक चीज़ ज़रूर मानते होंगे कि समझ आना एक चीज़ है, लेकिन वो याद रहना और एग्ज़ाम में उसको लिखना वो एक अलग ही बात है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट हुआ कि ये यूनिट है, इसको समझ हमें आना चाहिए, तो वो लेक्चर मैं आपको फर्स्ट स्टेप में आपको प्रोवाइड करता हूँ। अब आते हैं सेकंड स्टेप। जो स्टूडेंट्स को नोट को बाई करते हैं, जितने भी मेरे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, जो भी मेरे कोर्सेज हैं, तो मैं नोट्स अवेलेबल भी कराता हूँ। 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से नोट्स आपको मिलते हैं, और वो नोट्स में उनकी उस नोट्स की ब्यूटी क्या है फ्रेंड्स, वो ये है, जैसे ये मटेरियल है अभी, ठीक है, मान लो 20 पेज का ये मटेरियल है, तो 20 पेज के मटेरियल को क्रीम फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, ऐसे PDF फॉर्म में। तो ये करीबन 8 से 9 पेज में ये होता है, क्योंकि फ़ॉन्ट यहाँ पे बड़ा है तो इसलिए थोड़ा सा आपको ये ज़्यादा दिख रहा है। बाकी 7 से 8 से मैक्सिमम 9 पेजेस में ये होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले स्टेप में कि जो यूनिट थी, इग्नू का जो मटेरियल था, वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया लेक्चर में, और दूसरा इस पूरे मटेरियल को मैंने क्रीम फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया यहाँ पे नोट्स की फॉर्म में। तो अगर आप लेक्चर सुनेंगे और आप इस नोट्स को जब रिवाइज करेंगे तो फ्रेंड्स आपका 60% काम तो हो चुका होगा आराम से, 60 to 70, मतलब 70% तक का स्कोर आपका यहाँ तक हो गया, अगर आप सिर्फ इन 2 स्टेप को भी फॉलो करते हैं कि आप लेक्चर सुनते हैं और आप नोट्स को बाई करते हैं। और अगर आप नोट्स को बाई नहीं भी कर रहे हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपको ज़्यादा उसमें आइडिया नहीं होता तो मे भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप कर सकते हैं तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी बात है। तो ये 2 स्टेप हुआ और यहाँ तक 70% आपका काम हो गया। अब हम चलते हैं कि हम टॉपर कैसे बने, कैसे गोल्ड मेडलिस्ट बने, कैसे और बेहतर अपने स्कोर को इम्प्रूव करें। तो उसके लिए तीसरा स्टेप ये है फ्रेंड्स कि आपने लेक्चर सुना, लेक्चर सुनने के बाद आपने इस नोट्स को रिवाइज़ किया, तो आपको ओवरऑल 70% तो आइडिया हो ही गया ना कि इस पूरे चैप्टर में है क्या। तो फिर आप क्या करेंगे, इस नोट्स को भी क्रीम फॉर्म में, जो ये 8 से 9 पेज हैं, इसको आप फर्दर क्रीम फॉर्म में सिर्फ 2 पेज में यहाँ पे आप बना देंगे, ये देखो। और लास्ट में आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम टाइम में
बस इन्हीं 2 पेज को आप रिवाइज करेंगे और एग्ज़ाम में आपका फिर बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। और अभी मैं एक प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा कि जैसे मैंने कहा ये लेक्चर मैंने वैसे बना रखा है, तो आप इसको लेक्चर को सुन भी सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जैसे लेक्चर आपने सुना, दूसरा आपके पास ये नोट्स, आपने नोट्स बाय किया, नोट्स से भी पढ़ा, 70% आपका काम हो गया। अब ये जो क्रीम फॉर्म है कि इसकी भी क्रीम, फर्दर क्रीम कैसे बनेगी। तो जैसे इंट्रोडक्शन है यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि कंपैरेटिव जो स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें हम पॉलिटिकल फिनोमिना को कंपेयर करते हैं और इसमें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस भी देखी जाती हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग जो गवर्नमेंट हैं वर्ल्ड में, उनमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस है, ये पूरा पार्ट आता है कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ पॉलिटिक्स में। तो इसको आप सारे को नहीं लिखना है क्योंकि आपको समझ भी आ गया सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपने सिंपल इतना डाला इंट्रो में कि इट कंपेयरिंग पॉलिटिकल फिनोमिना, दैट्स इट। तो जैसे ही फिर आप बाद में एग्जाम के जस्ट पहले वाले दिन आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको बैकग्राउंड में चीज़ें क्लियर हैं क्योंकि आपने नोट्स भी बाय किए थे, आपने लेक्चर भी सुना है, तो आपको तुरंत वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा और आप एक्सप्लेन भी इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब सिंपल है आपको कि इट कंपेयरिंग पॉलिटिकल फिनोमिना। अब आते हैं जैसे नेचर एंड स्कोप। तो नेचर एंड स्कोप में अगर हम बात करें तो कंपैरिजन होगा, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, इसकी बात मोहेंटी ने की है, ये अच्छे से मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको लिखा हुआ है। फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव जो गवर्नमेंट है क्या होता है, ये भी नेचर एंड स्कोप का ही पार्ट है। इसकी भी हम क्रीम कैसे बनाएंगे, तो अभी चलते हैं। देखो नेचर एंड स्कोप, तो इसमें पहला आप डालेंगे कि कंपैरिजन, और कंपैरिजन मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, कि कोई भी दो चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हमारी गवर्नमेंट पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट है और हम लोग जो चुनाव मीन्स हम उनको अपने इलेक्ट जो मेंबर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव, उनको चुनते हैं, तो इनके बीच रिलेशनशिप क्या है। सेम अमेरिका में जो चुनाव होता है तो वहाँ पे कैसे चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब नेचर एंड स्कोप में हम कंपैरिजन जब करते हैं तो उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप की भी बात करते हैं, ये मोहेंटी ने बोला है। जस्ट इतना सा हमने लिख लिया। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट, कंपैरेटिव जो गवर्नमेंट है वो ओनली स्टडीज़ करती है गवर्नमेंट पार्ट को, मीन्स सिर्फ गवर्नमेंट को कंपेयर कराएगी, इंस्टीट्यूशंस को। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वो गवर्नमेंट और एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल जो चीज़ें हैं जैसे सोसाइटी, एनजीओ, इन सब को भी हम स्टडी करते हैं। तो ये नेचर एंड स्कोप में। तो यहाँ पे वापस चलते हैं, लेक्चर आपने सुना, नोट्स में आपने अच्छे से ये चीज़ें पढ़ी, बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीज़ों को। तो फाइनली आप कंक्लूजन पे आपको बस इतने में आपका वो नोट्स तैयार हो जाएगा, क्योंकि इतना आपको बस ये जो चीज़ें हैं तो आपको तुरंत याद रहेंगे क्योंकि बैकग्राउंड में आपने नोट्स भी पढ़े हैं, आपने लेक्चर भी सुना है। फिर आगे चलते हैं कि कंपैरेटिव जो पॉलिटिक्स है उसका हिस्टोरिकल ओवरव्यू, कि कैसे जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है ये इमर्ज्ड होती है। तो सबसे पहले एंशियंट टाइम में, फिर उसके बाद आता है कि लेट 19 एंड 20 सेंचुरी में क्या होता है, उसके बाद आएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है। ऐसे ही अलग अलग यहाँ पे नोट्स में मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली उसको समझाया हुआ है। तो आपने वही सेम लेक्चर सुना, नोट्स आपसे आपने पढ़े, तो अब इसको आप क्रीम में बना लेंगे। कैसे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो हिस्टोरिकल व्यू है उसमें स्टार्टिंग में बिल्कुल अगर पहले हम बात करें तो अरिस्टोटल, मैकेवली, जॉन लॉक, मैक्स वेबर जैसे थिंकर थे जिन्होंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में स्टडी की या उन्होंने इसको रिसर्च के फॉर्म में वो लेके आए। फिर लेट 19 एंड अर्ली 20 सेंचुरी जो मॉडल था वो मेनली यूरोसेंट्रिक मॉडल था, मीन्स यूरोपियन जो लिबरल आइडियोलॉजी है वो डोमिनेट कर रही थी। तो हर एक जो थिंकर्स थे वो यूरोसेंट्रिक मीन्स यूरोपियन जो मॉडल है उसी के थ्रू चीज़ों को कंपेयर करा रहे थे। ये 19 एंड 20 सेंचुरी में था। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और उस दौरान क्या होता है कि यूएस, पूरी दुनिया दो कैंप, आइडियोलॉजिकल कैंप में डिवाइड हो जाती है, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। इंडिया जो है मिक्स्ड पाथ को फॉलो करता है, मीन्स हम कैपिटलिज्म भी अपनाते हैं, सोशलिज्म भी अपनाते हैं। इसके अलावा न्यू बिहेवियरल मूवमेंट स्टार्ट होता है इसी दौरान, जो साइंटिफिकली मेथड मीन्स कंपैरेटिव जब स्टडीज़ में हम बात करें तो वो मोर साइंटिफिक मेथड की वो बात करते हैं थिंकर। विराडा एक इम्पोर्टेंट थिंकर हैं जो नए इनोवेशन थियोरेटिकल अप्रोच की बात करते हैं, जिसमें कॉर्पोरेटिज्म, इंटरडिपेंडेंसी, ब्यूरोक्रेटिक्स और कुछ हिमालय प्रोजेक्ट कैमलेट, ये सब प्रोजेक्ट यूएसए इनको इस पे रिसर्च करता है। तो ये सारी चीज़ें सेम फ्रेंड्स। अब ये चीज़ें जो बिल्कुल आपका पूरा मैंने क्रीम आपको निकाल के दी, ये कब होगा वही सेम बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट करूँगा। पहला आपने लेक्चर सुना, आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ा तो आपका 70% काम हुआ, और फिर आपने इन नोट्स को भी इस क्रीम फॉर्म में निकाल लिया। तो जैसे ही आपने इतना बनाया तो एग्जाम टाइम में आपको इसको आप बहुत एक्सप्लेन करके इसको 4 पेज 5 पेज में भी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले की 2 प्रोसेस को फॉलो किया हुआ है। फिर आगे अगर हम नोट्स में थोड़ा चलते हैं
तो यहाँ पे मैंने बता रखा है कि बिहेवियरिकल और पोस्ट बिहेवियरिकल जो फ्रेंड्स अप्रोच होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द बिहेवियरिकल एंड पोस्ट बिहेवियरिकल अप्रोच। तो यहाँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, लेकिन इसी को जब आप क्रीम में निकालेंगे तो आपको ये आएगा कि बिहेवियरिकल मतलब ये मोर साइंटिफिक एम्पेरिकल मेथड है, और इसमें हम जो डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं स्टेट और गवर्नमेंट में उसको हम सोल्व करते हैं, और इंडिविजुअल के बिहेवियर को भी इसमें हम स्टडी करते हैं। लिप्सन और डेविड स्टोन जो हैं वो इसके सपोर्टर रहे हैं। पोस्ट बिहेवियरिकल अप्रोच जो है ये मेनली कब इमर्ज हुई थी, जब बिहेवियरिकल अप्रोच में कुछ कमियां हुई। मीन्स ये जो बिहेवियरिकल अप्रोच जब अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही थी, इसमें कुछ लूप होल्स हुए, तो उसके बाद पोस्ट बिहेवियरिकल अप्रोच आई। और ये सिर्फ प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को लेके ही नहीं, फ्यूचर प्रॉब्लम्स जो आने वाले टाइम में कुछ चुनौतियां हैं उसकी भी ये बात करते हैं। तो ये बिल्कुल क्रीम आपको यहाँ पे हो गया। तो एग्जाम में सेम इसी के ऊपर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप आसानी से फ्रेंड्स इसको लिख पाएंगे, बहुत आसानी से, क्योंकि आपने लेक्चर भी सुना है, आपने नोट्स को पढ़ा है अच्छे से, और यहाँ पे आपको क्रीम नोट्स है तो आप उसको बहुत ही बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। फिर लेट 1970s में क्या होता है, 80s में क्या होता है, और ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है 21st सेंचुरी और लेट 20th सेंचुरी में। तो इस तरीके से मैं सिंपल कहूँ तो अपनी बात को मैं कंक्लूड यहाँ पे करता हूँ फ्रेंड्स कि 3 सिंपल प्रोसेस हैं। पहली चीज़ कि आपको ये पूरा जो कोर्स है, आपको जो चैप्टर है समझ आना चाहिए। समझ आने के बाद इसको आपको बिल्कुल हाफ पेज में, हाफ से भी कम पेज अगर मैं कहूँ, जैसे 40% हिस्से में इसको क्रीम में आपको नोट्स बना लेने हैं। तो वो जो बाई करते हैं उनको मैं प्रोवाइड करके देता हूँ। और तीसरा है कि आप लेक्चर सुनते हैं, इन नोट्स को पढ़ते हैं, तो फिर बाद में आप ऐसे अपने 2 पेज में, 1 पेज में आप उसको क्रीम फॉर्म में नोट्स बना सकते हैं। और ये जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज़ करेंगे फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका स्कोर 80% से ऊपर जाएगा। टॉपर की लिस्ट में, गोल्ड मेडलिस्ट की लिस्ट में आप आ जाएंगे। आप यकीन करें, वो लोग कुछ अलग नहीं करते हैं, वो बस इन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो सक्सेसफुल पाते हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी और इससे आपको एक न्यू इंसाइट आपके अंदर डेवलप जरूर हुई होगी। ठीक है, इसको फॉलो करें और ज़रूर इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।